चलिए आज बात करते हैं सावित्रीबाई फुले की। एक ऐसी कहानी जिसे हम 3 हिस्सों में समझेंगे। पहला, उनका बेमिसाल साहस। दूसरा, शिक्षा के लिए उनका जुनून। और तीसरा, बराबरी के लिए उनकी कभी न खत्म होने वाली लड़ाई। ये जो तस्वीर है ना, ये सावित्रीबाई फुले की पूरी जिंदगी के काम का निचोड़ है, समझिए। जरा सोचिए, एक ऐसा दौर था जब चारों तरफ समाज की बनाई हुई पत्थर जैसी रुकावटें थीं और उनके बीच उन्होंने शिक्षा का एक दिया जलाया। तो ये सिर्फ एक फोटो नहीं है, ये उस मुश्किल दौर में उम्मीद की एक किरण थी, एक बहुत बड़ा सिंबल। और पता है, उन्हें सिर्फ एक टीचर नहीं कहा जाता, बल्कि भारत की पहली महिला टीचर कहा जाता है। और ये कोई छोटा मोटा टाइटल नहीं था। अरे ये तो एक क्रांति की शुरुआत थी, जिसने इतिहास में उनकी जगह हमेशा के लिए पक्की कर दी। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि माहौल कैसा था उस वक्त। वो कौन सा समाज था जिसे बदलने की उन्होंने ठान ली थी। और इसीलिए हमारे इस सेक्शन का नाम है पत्थरों के बीच एक लॉ। तो जब हमने माहौल समझ लिया, तो अब बात करते हैं उनके सल्यूशन की। यहीं से उनके मिशन का पहला और सबसे दमदार पहलू शुरू होता है, शिक्षा के जरिए आज़ादी। उनके पूरे मिशन का जो सार है ना, वो उनकी एक मशहूर कविता के टाइटल में छिपा है। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, बल्कि दिल से निकली एक आवाज़ थी, जाओ शिक्षा प्राप्त करो। देखिए, उनके शब्द सिर्फ कविताएं नहीं थे, वो तो हथियार थे। 1854 में काव्य फूले और फिर 1892 में 52 काशी सुबोध रत्नाकर। इन रचनाओं से उन्होंने अपनी आवाज को और बुलंद किया। और खास तौर पर जाओ शिक्षा प्राप्त करो तो बस एक कविता नहीं थी, ये दबे कुचले समाज के लिए जुल्म की जंजीरों को तोड़ने का एक सीधा सादा पर बहुत ताकतवर रास्ता था। लेकिन बात सिर्फ शिक्षा तक ही नहीं थी, उनका लक्ष्य इससे कहीं ज्यादा बड़ा था। अब हम आते हैं उनके मिशन के दूसरे पहलू पर, बराबरी यानी समानता के लिए एक पक्का इरादा। और इस सफर में साल 1852 एक बहुत ही अहम मोड़ बनकर आया, जब उन्होंने महिला सेवा मंडल की स्थापना की। अब ये सिर्फ महिलाओं के हक के लिए बना कोई आम संगठन नहीं था, ये एक ऐसा क्रांतिकारी मंच था जहां पहली बार हर जाति की महिलाओं को एक साथ लाया गया था। मतलब एक ऐसा कदम जिसकी उस जमाने में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, साल 1873 पर। ये साल भी बराबरी की उनकी लड़ाई में एक मील का पत्थर साबित हुआ। इस साल उन्होंने एक नई चीज शुरू की, सत्यशोधक विवाह। तो सवाल उठता है कि आखिर ये था क्या? असल में ये शादी का एक बिल्कुल नया क्रांतिकारी तरीका था, जिसमें उस समय के महंगे और मुश्किल ब्राह्मणवादी रीति रिवाज नहीं होते थे। और सबसे बड़ी बात, इसमें दहेज जैसी बुरी प्रथा की कोई जगह नहीं थी। ये समाज में बैठे दमनकारी नियमों पर एक सीधी चोट थी। और ये सब हमें उनके मिशन के तीसरे और आखिरी पहलू पर ले आता है, यानी हिम्मत और साहस की एक मिसाल। क्योंकि इस तरह के सामाजिक बदलाव लाने के लिए जबरदस्त हिम्मत चाहिए थी। उनकी हिम्मत सिर्फ बातों में नहीं थी, उनके कामों में दिखती थी। उन्होंने बाल विवाह जैसी कुप्रथा का डटकर विरोध किया, जो समाज में बहुत गहरी जड़ें जमाए हुए थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने विधवाओं के दोबारा शादी के हक के लिए भी आवाज उठाई। एक ऐसा ख्याल जो उस पुराने ख्यालों वाले समाज के लिए सोचना भी मुश्किल था। लेकिन इस लड़ाई में वो अकेली नहीं थीं। उनके पति ज्योतिराव फुले इस बदलाव के सफर में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। उनका रिश्ता सिर्फ पति पत्नी का नहीं था, बल्कि समाज में फैले अन्याय के खिलाफ एक बहुत मजबूत पार्टनरशिप थी। तो इन सब का आज क्या मतलब है? चलिए फुले की विरासत और उनके काम के उस असर को देखते हैं जो आज भी जिंदा है। एक नजर डालते हैं उनके सफर के कुछ सबसे जरूरी पड़ावों पर। 1852 में महिला सेवा मंडल की स्थापना हुई। 1854 में काव्य फूले छपी। 1873 में पहला सत्यशोधक विवाह हुआ। और फिर 1892 में 52 काशी सुबोध रत्नाकर का प्रकाशन। इनमें से हर एक तारीख एक बहुत बड़े और साहसी आंदोलन का हिस्सा थी। तो हम उन्हें कैसे याद रखें? एक पायनियर यानी जिसने रास्ता दिखाया, एक कवयित्री, एक समाज सुधारक और इन सबसे ऊपर एक टीचर। और आखिर में ये हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाके छोड़ देता है। सावित्रीबाई ने जो लौ जलाई थी, जो मशाल उन्होंने रोशन की थी, उसे हम आज के समय में कैसे जलाए रख सकते हैं? क्योंकि ये विरासत सिर्फ याद करने के लिए नहीं है, बल्कि इसे आगे बढ़ाने